आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्लास मैट्रिक बोर्ड का जो परीक्षा है 2024 में होने वाला है उस साइंस का वीवीआई प्रश्न। तो देखिए हम आप लोगों को बताते चले कि वीवीआई प्रश्न का सिलसिला चलता जा रहा है। अगर आप लोग पीछे नहीं देखे हुए तो आप जाके देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, साइंस का वीवीआई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए साथियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ गए। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन कहता है कि द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो किस में होता है? तो देखिए द्विखंडन मतलब कि कोई भी चीज़ दो खंड में बटेगा और वो अलैंगिक है। लैंगिक नहीं मतलब कि संबंध नहीं बना रहा, बाहर ही बाहर में वो हो रहा है। ठीक है, तो वो किस में होता है? तो देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम ईस्ट अमीबा। तो देखिए अमीबा जो है वो हमेशा आप देखे ही होंगे कि अमीबा का खंडन कैसे होता है, अमीबा का बनावट कैसे होता है, धीरे धीरे काटते जाता है तो दो नए नए अमीबा का निर्माण हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं कि हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो कौन सा विधि से होता है? तो देखिए मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन विधि मतलब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की हाइड्रा है तो इसमें मुकुल निकलेगा और ये धीरे धीरे कट जाता है और एक नया बनाएगा, नया मतलब कि हाइड्रा का निर्माण करेगा। इसी को मुकुलन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? मुकुलन विधि द्वारा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो देखिए एक मलेरिया परजीवी जैसे कि आप जानते ही हैं, तो मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी का एक रीजन है। ठीक है, तो एक परजीवी कौन है? मलेरिया परजीवी का एक प्लाज्मोडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है क्या, आप थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, जैसे कि आ गया दिया हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो जो पूर्ण रूप से विकसित अंडाशय जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं फल। जो भी अंडा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उसको हम लोग फल कहते हैं। ठीक है, चलो बाबू लोग आगे बढ़ो। कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो जो मानव मादा है, जो ह्यूमन्स है ना, तो उसकी ह्यूमन्स वुमेन में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो वो जो होता है बताते चले कि वो होता है फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसमें। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिम्बवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जनन संचारित रोग है। तो जनन संचारित रोग मतलब कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होना। ठीक है, वो कौन सा रोग है? तो देखिए यहाँ पे आपको बताते चलें कि जनन संचारित रोग जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया, इनमें से सभी। तो देखिए जनन जब तक आप इसमें एक जन से दूसरे जन में जब उसी को जनन संचारित रोग कहते हैं। तो जनन संचारित रोग देखिए यहाँ पे सिफिलिस जो है वो भी जब एक दूसरे के संपर्क में आइएगा तभी दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। एड्स वही कहानी है और गोनेरिया भी सेम प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु, तो उभयलिंगी जंतु कौन सा है? तो देखिए उभयलिंगी जंतु जो है, उभयलिंगी कहते हैं किसको? कि सब कार्य एक ही जंतु के सब क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो वो जो है आपका देखिए यहाँ पे केचुआ हो जाएगा। कौन सा होगा? केचुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल जो है आप जानते हैं कि द्विलिंगी है, उसमें दोनों लिंग पाया जाता है उड़हुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में ऑटोसोम की संख्या जो होती है वो 22 जोड़े होते हैं। कितना होते हैं? आप यहाँ पे तो 22 जोड़े को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 22 जोड़ा होता है। ठीक है, या फिर इसको 22 दूनी 44 होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है और यहाँ पे गुणसूत्र कितने होते हैं? तो अगर वो पूछा जाए तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 46
ठीक है, 23 जोड़ा। गुणसूत्र पूछेगा तो आप ये बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपका सही आंसर ये है। आगे भी प्रश्न आपको गुणसूत्र वाला देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुनाव किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधा का चुनाव किया था वो कौन सा था। तो आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर का पौधा था। कौन सा पौधा था? मटर का पौधा। तो आपका सही आंसर कहाँ है? यहाँ पे है मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं। तो युग्मक मतलब जोड़ा। अगर संख्या बोले तो आप इसमें टिक लगाएंगे, लेकिन अगर इस जगह पे देखिएगा युग्मक है, अगर युग्मक मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। तो कितने जोड़े होते हैं या युग्म होते हैं। अगर यहाँ पे कह देगा गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है तो आप 46 लगाएंगे, लेकिन सही आपका आंसर कौन सा होगा? सही आंसर आपका 23 होगा। कौन सा होगा बाबू लोग? 23 होगा। बात को सुनिएगा, अगर कोई साथी अगर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ टिक लगा रहा है वही, तो आपका सही आंसर ये है, ठीक है। सही आंसर आपका ये है, सही आंसर ये है, सही आंसर ये है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मानव है जो ह्यूमन्स हैं, उनके वुमेन्स में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन्स में जो होता है वो XX पाया जाता है, ठीक है। और XY गुणसूत्र जो किसमें पाया जाता है वो पुरुष में पाए जाते हैं। तो स्त्री की बात है तो स्त्री का ही हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे कहता है प्राकृतिक, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डार्विनवाद। क्या कहलाएगा बाबू लोग? डार्विनवाद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उपार्जित लक्षण जो है एक वंश से दूसरे अंश में वंश में जाए या नहीं जाए, इसके बारे में किसने बताया था? तो ये भी जो बताया था वो लामार्क ने कहा था। किसने कहा था? लामार्क ने, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। लामार्क ने कहा था। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, ये दोनों पंख समवर्ती अंग कहलाएंगे, ठीक है। समवर्ती अंग कहलाएंगे। तो देख जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। कौन सा है? सूर्य ही होगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा? सूर्य होगा, ठीक है। चलिए आपका सही आंसर सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है। तो सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का स्रोत जो है वो सूर्य ही है। क्या है? सूर्य ही है, ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट है, देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये देखिए आपको इसमें जितना भी प्रश्न बताएगा सभी इंपॉर्टेंट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनों का न्यूनतम वेग क्या होनी चाहिए? तो जो पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चलती है तो हम लोग वहाँ से पवन ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इस जगह पे है 15 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए कि उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब कि सोलर सिस्टम आप देखे है ना, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो करते हैं उसको सोलर सेल कहते हैं। सोलर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, सोलर सेल जो है सूरज को बिजली में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, ये इजी प्रश्न है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। चलो इसका आंसर बता देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, 5 जून और 5 मई में, 5 जून को ही मनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है कौन? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाता है? तो प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? तो निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? तो वो है कुत्ता, जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है, घास भी खाता है, ठीक है। शेर तो सिर्फ मांस खाता है, लोमड़ी भी मांस और हिरन घास, लेकिन कुत्ता सब कुछ खाता है, दोनों मांस और घास दोनों खा सकता है, इसलिए वो सर्वाहारी है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है? तो उत्पादक जो कहलाएगा वो घास कहलाएगा, ठीक है। देखिए सर्प जो है सो आप देख सकते हैं कि सर्प है वो उत्पादक करता नहीं, मेढक, ग्रास हॉपर ये सब नहीं होगा, लेकिन घास जो है वो उत्पादकता कहलाएगा, ठीक है, घास। नेक्स्ट है कि परिस्थिति की तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि वायु में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो वायु में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है वो आपको बताना है। तो वायु में कौन सा प्राकृतिक, वायु में जल, वायु जल या फिर अदर है। तो देखिए वायु में जो है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो निम्नांकित में देखिए यहाँ पे निम्नांकित में जो प्राकृतिक संसाधन है वो सभी है। तो यहाँ पे देखिए वायु है, जल है, मृदा है, ये सभी होंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हुआ। आगे दिया हुआ है कैलिफॉर्म सूक्ष्मजीव की संख्या किसके प्रदूषण का मापदंड है। तो कैलिफॉर्म सूक्ष्मजीव जो है जब जल में ये मिल जाएगा, ठीक है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो कोलिफॉर्म जो है वो जल प्रदूषण का एक मापदंड है। तो कौन सा है, जल प्रदूषण का। ठीक है, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन और संपदा का एक एग्जाम्पल्स जो है वो लकड़ी है।